हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज मैं आप लोगों के लिए एक ट्यूटोरियल लेके आया हूँ। बेसिकली ये उन डेवलपर्स के लिए ट्यूटोरियल है जो गोलैंग को बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं। ये ट्यूटोरियल थोड़ा सा लंबा रहेगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो मैं चीजें कवर करने वाला हूँ वो है इंस्टॉलेशन ऑफ गोलैंग, वाई गोलैंग, गोलैंग का नाम गोलैंग क्यों पड़ा, इसके अंदर हम जो प्रोग्राम्स हैं वो कैसे लिख सकते हैं, गोलैंग जो है वो इतनी सिंपल क्यों है, एंड इसके अंदर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना सीखेंगे, वेरिएबल डिक्लेरेशन सीखेंगे, एंड इसके शॉर्ट हैंड मेथड्स क्या होते हैं वो सीखेंगे, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं वो सीखेंगे, इफ एल स्टेटमेंट जो हैं वो कैसे इसके अंदर लगाई जाती हैं ये सीखेंगे, स्विच केस है वो कैसे काम करता है ये मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। एंड लूपिंग स्टेटमेंट्स तक मैं यहाँ पे सारी जो ये ट्यूटोरियल है ये कवर करने वाला हूँ। तो अपनी कुर्सी की पेटी है जो बांध लें ताकि आप लोगों को कोई डिस्टर्ब ना करे। एंड इस वीडियो के साथ आप लोगों को जो नॉलेज इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है वो आपके तरफ पहुंच सके एंड आप लोग जो है एक गुड स्टार्ट कर सको गोलैंग की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल जो पेज है गोलैंग के ऑफिशियल वेबसाइट से वो ओपन कर लिया है। अगर किसी को ये नहीं पता ये कैसे ओपन होगा तो चलिए मैं दोबारा से आपके लिए ओपन कर देता हूँ। गो इंस्टॉल लिखना है आपको एंड उसके बाद सर्च लगा देना है। जो पहले ही वेब पेज आएगा उसको ओपन कर लेना है। उसके अंदर क्या होगा, बेसिकली आपका गो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का एक पेज खुलेगा जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन वो दी गई होगी। लेटेस्ट वर्जन आपको इस बटन के अंदर दिख रहा होगा जो कि अभी चल रहा है 1.20.1। एंड अगर किसी ने कोई और जो वर्जन है वो इंस्टॉल करना है वो ये अदर डाउनलोड्स पे जा सकता है। ये एक वेबसाइट खोलेगा जो कि इसी की ही है। इसके अंदर अगर आपको कोई मैनुअली कोई और वर्जन जो है वो चूज करना है तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम जो है वो लेटेस्ट वाले के साथ मूव करेंगे। तो मैं इसको पहले डाउनलोड कर लेता हूँ। ये पूछ रहा है कि कहाँ डाउनलोड करना है तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे डाउनलोड कर दो। तो ये डाउनलोड हो चुका है। हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगाए बट ये डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 सिस्टम्स हैं, मतलब 3 ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं लाइक लिनक्स, मैक एंड विंडोज। अब मेरे पास जो है वो है लिनक्स, तो मैं लिनक्स वाली कमांड्स जो है वो फॉलो करूंगा। आप लोगों के पास अगर मैक है तो मैक के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कमांड्स हैं वो आप वो यूज कर सकते हो। विंडोज है तो विंडोज के कॉरेस्पॉन्डिंग भी कुछ कमांड्स हैं आप वो यूज कर सकते हो। तो अभी हम बढ़ते हैं लिनक्स की तरफ क्योंकि मेरे पास जो है वो लिनक्स है। तो हमने इसकी जो कमांड्स हैं वो कॉपी करनी स्टार्ट की हैं। पहले हम उस फोल्डर के अंदर चले जाते हैं जहां हमारा जो गोलैंग का इंस्टॉलर है वो डाउनलोड हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूंगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने जो है जो प्रीवियस गो थी उसको रिमूव कर दिया। इस कमांड का क्या मतलब है, बेसिकली जो प्रीवियस गो है उसको रिमूव कर दो। देन क्या करो कि हमारी जो टार फाइल है उसको इंस्टॉल करो, मतलब जिस लोकेशन पे हम हैं हम बेसिकली वहीं पे इस कमांड को रन करेंगे जहां पे हमने डाउनलोड की थी। तो अभी आप देख पा रहे हैं ये जो है वो परमिशन डिनाइड का एरर दे रहा है। बेसिकली मेरे को क्या करना पड़ेगा, सुपर यूजर से ये कमांड रन करनी पड़ेगी। तो जिसके साथ क्या होगा, ये पहले मैं सुपर यूजर के अंदर एंटर कर जाता हूं। अब मैं सुपर यूजर के अंदर हूं। अब मैं इस कमांड को रन करने वाला हूं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ये मेरी कमांड जो है ये सक्सेसफुली रन कर चुकी है। अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो मैं इसको जो है थोड़ी स्क्रीन जो बड़ी कर लेता हूं ताकि आप लोग देख पाए। तो मैं आशा करता हूं अभी आप लोग देख पा रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने वही कमांड रन कर दी है। एंड ये जो है वो इंस्टॉलेशन जो मतलब जो हमने इसको अनरैप करना था इंस्टॉलर को वो कर चुके हैं। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। तो अभी क्या करना है, हमें जो एक्सपोर्ट करना है पाथ का, गोलैंग का ऑफिशियल पाथ है उसको हमने यहाँ पे सिर्फ पेस्ट करना है एंड उसको एंटर मार देना है। देन इसने एक इंस्ट्रक्शन बताई हुई है गाइस कि आपको अगर ये पाथ है जो वो परमानेंट सेट करना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, इस जो डायरेक्टरी है या आप कह सकते हो एक डॉक्यूमेंट फाइल है जिसके अंदर सेशंस जो हैं वो स्टोर्ड रहते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नैनो करना पड़ेगा फाइल को, या आप विम भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसने एक फाइल खोल दिया एंड उसके अंदर मेरा जो पाथ था वो ऑलरेडी एक्सपोर्टेड है क्योंकि मैंने अभी भी अनइंस्टॉल की थी। तो मेरे को कोई पाथ लिखने की नीड नहीं है। आप लोगों को क्या है, इस पाथ को कॉपी करना है एंड वहां पे पेस्ट करना है, दैट्स इट। उसके बाद आपका काम जो है वो डन है। एंड अभी हम गो वर्जन जो है वो चेक कर लेते हैं कि हमने जो इंस्टॉल किया था क्या हमने वही है, या हमने जो इंस्टॉल किया था हम वही गोलैंग का पैकेज है जो वो यहाँ पे इंस्टॉल मतलब वर्जन है जो वो देख पा रहे हैं।
तो अभी हम बढ़ते हैं कि गो के जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं वो हम कैसे देख सकते हैं। पहले मैं सुपर यूजर्स जो है उस वहां से एग्जिट कर लेता हूँ। तो जहां पे मैं एक कमांड रन करता हूँ गो ई एन, पहले हम जैसे देख लेते हैं कि गो लैंग की जो कमांड्स हैं वो क्या हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने जो हेल्पिंग डॉक्यूमेंट है गो का, गो की कमांड्स हैं जो, वो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिए हैं। तो ये मेरे को बता रहा है कि यहाँ पे कुछ कमांड्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। लाइक पहले यहाँ पे गो कीवर्ड, देन उसका कमांड, देन आर्गुमेंट, जो भी आप पास करना चाहते हैं। तो हम पहले वन बाय वन जो कमांड है वो देख लेते हैं क्या होंगी। बग एक, जो गो बग रन करेगा वो क्या होगा, अगर आपके गो लैंग के अंदर कोई भी बग आ रहा है जो आप रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप जब भी आप गो बग रन करोगे तो ये आपके डिफॉल्ट ब्राउजर को ओपन करेगा। देन उसके अंदर जो है गिट रेपो के अंदर आप जो बग है वो रिपोर्ट कर सकते हैं। गो बिल्ड क्या करता है, बेसिकली ये पैकेजेस एंड डिपेंडेंसीज हैं जो उनको इंस्टॉल करने के लिए या कंपाइल करने के लिए यूज किया जाता है। जो गो क्लीन है वो क्या करता है, वो रिमूव करता है जो ऑब्जेक्ट फाइल्स होती हैं या कैशेड फाइल्स होती हैं उनको रिमूव करने का काम करता है। गो डॉक के अंदर आता है हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन है सारे पैकेजेस की, वो आ जाती है। गो ईएनवी के अंदर आता है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। गो लैंग के फिक्स क्या करता है कि अपडेट करता है पैकेजेस को जो आपने पैकेजेस यूज किए होते हैं। एफएमटी क्या होता है, फॉर्मेटिंग के लिए होता है, रीफॉर्मेटिंग मतलब पैकेजेस या किसी भी कोड को मतलब फॉर्मेट करना, मतलब क्या होता है कि भी किसी भी चीज को फॉर्मेट करना, मतलब हमने कैसे भी लिख दिया उसको एफएमटी करके हम फॉर्मेट कर सकते हैं उस डॉक्यूमेंट को। जो जनरेट है वो क्या है कि जनरेट क्या करता है, बेसिकली जब भी हम कोई फाइल को जो कोड है वो प्री जनरेट करना चाहते हैं गो लैंग को यूज करके, तो हम जो जनरेट है वो यूज करेंगे। गेट क्या है कि किसी भी डिपेंडेंसी, किसी भी सिंगल डिपेंडेंसी या मल्टीपल डिपेंडेंसी को गेट करने के लिए ये यूज किया जाता है। गो इंस्टॉल क्या है कि ये आपके पैकेजेस हैं जो डिपेंडेंसीज हैं उनको भी इंस्टॉल कर देगा। एंड उसके बाद जो लिस्ट है जो आपने पैकेजेस और मॉड्यूल्स यूज किए हैं तो उसको लिस्ट कर देगा। गो मोड क्या है, ये बेसिकली जो हम कहते हैं कि जो पैकेज मैनेजर होता है, डिपेंडेंसी मैनेजर होता है, वो ये है मोड, गो मोड। ओके गाइस, तो अगर वर्क है, वर्क स्पेस जो होती है वो मेंटेनेंस, ठीक है, ये उसकी मेंटेनेंस के लिए कमांड ये रन की जाती है। गो रन क्या है कि अगर आप लोग कोई सिंगल प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं तो गो रन आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको टेस्ट केसेस पर मतलब टेस्ट करने हैं तो गो टेस्ट यूज कर सकते हैं। टूल, ये कोई स्पेसिफिक कोई टूल को रन करने के लिए हो गया, लाइक कोबरा एंड अदर टूल्स। अगर आपको गो वर्जन प्रिंट करना है तो आप ये यूज कर सकते हैं। गो वेट यूज करना है तो आप जैसे भी मान लो कि मेरे जो कोड है उसके अंदर कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो मैं कर चुका हूं बट गो है उसको नहीं करने दे रहा, तो ये जो चीज है वो यहाँ पे रिमूव कर देगी। तो अभी हम बढ़ते हैं गो के इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की तरफ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने लिस्ट ऑफ इन्वायरमेंट्स यहाँ पे प्रिंट करा दिए हैं। ये गो मॉड्यूल, गो बिन, गो कैशे, गो ईएनवी, गो पाथ, ये सारी जो हैं वो गो लैंग के इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं। बेसिकली ये पाथ्स हैं और कुछ बुलियन वैल्यूज होती हैं कि आप लोग किसको क्या सेट करना चाहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इसकी जो मतलब सेटिंग होती है हम अभी के लिए वही लेके चलते हैं, उसके बाद हम जो फर्दर है वो चीज़ों को चेंज करते रहेंगे अकॉर्डिंगली टू अवर नीड। तो चले अभी बढ़ते हैं हमारे गो लैंग क्यों आया था, कब आया था, इसको ओपन सोर्स कब डिक्लेयर किया गया, किसने इसको बनाया, इसका अदर लैंग्वेजेस के साथ क्या कंपैरिजन है, गो लैंग इसका नाम क्यों है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या डिसएडवांटेज हैं। तो अभी मैं पहले ये बताना चाहता हूँ जो ये गो लैंग है ये कब इंट्रोड्यूस हुई थी। ये बेसिकली 2007 में इंट्रोड्यूस हुआ था। किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था, रॉब पाइक, रॉबर्ट ग्रेसमर एंड केन थॉमसन ने इनको इंट्रोड्यूस किया था। ये बेसिकली गूगल के डेवलपर्स थे जो जिन्होंने ये इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है गाइस, तो ये इंट्रोड्यूस हुआ क्यों, इसके पीछे क्या हिस्ट्री थी। बेसिकली गूगल जो था वो पहले किसी मतलब 2007 की मैं बात करूं तो वो उसके जो सिस्टम्स थे पहले किसी और टेक्नोलॉजी में मतलब अपनी चीजों को रन करते थे, प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करते थे, जहाँ अपनी प्रोसेसेस को हैंडल करते थे और जहाँ डाटा मैनेज करते थे किसी और स्टैक में। तो अभी इनको क्या हो रहा था कि जैसे जैसे गूगल की डिमांड बढ़ती जा रही थी गाइस, तो वैसे वैसे क्या हो रहा था कि गूगल के ऊपर लोड भी बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे यूजर जो हैं वो इंक्रीज होते जा रहे थे वैसे वैसे ही जो गूगल के सर्वर्स के ऊपर लोड तो जो था वो बढ़ता जा रहा था। तो इसीलिए गूगल वालों इन डेवलपर्स ने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि अभी क्यों ना अपनी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जाए
जिसको यूज करने के बाद हम जो अपनी प्रोसेसेस है वो फास्ट कर लें और वो इजी भी हो सीखने में, और जो है वो गूगल का भी एक प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से जो गोलैंग थी वो इंट्रोड्यूस की गई 2007 में, एंड जो उसको ओपन सोर्स था वो 2009 में किया गया। मतलब ओपन सोर्स मतलब आप लोग उसको ओपनली यूज कर सकते हो। तो गोलैंग का जो बेसिकली सिंटैक्स है वो किसके सिमिलर है, सी लैंग्वेज जो थी हमारी, जो सबसे फास्ट लैंग्वेज है, उसके कंपैरिजन बिल्कुल सेम है। ठीक है गाइस, जो गोलैंग है वो एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है। प्रोसीजर लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि मान लो कि आप एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट या सॉल्व करने के लिए, वो होती है प्रोसीजर लैंग्वेजेस। एंड ये क्या है, स्टैटिक टाइप लैंग्वेज है। अब स्टैटिक टाइप लैंग्वेज का क्या मतलब है गाइस, कि जैसे जावा जो है बेसिकली जब हम जावा को कंपाइल करते हैं वो क्या करती है, बाइट कोड में कन्वर्ट करती है, बाइनरी बनाती है, मशीन लैंग्वेज में कोड को कन्वर्ट करती है, देन उसके बाद उसकी जो बाइनरी है वो एग्जीक्यूट होती है। सेम गोलैंग के अंदर भी वैसे ही होता है। ये क्या करता है, बेसिकली जो कोड होता है उसकी बाइनरी बनाता है, देन बाइनरी को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये कुछ पॉइंट्स हैं जो वो क्लियर हो गए होंगे। अब मैं बात करता हूं कि गो जो है उसका नाम गो या गोलैंग कैसे पड़ा। तो गाइज जब गूगल वालों ने इस लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया, जब इसका जो डॉक्यूमेंटेशन था जो golang.org है या go.org है या go spec है, वो बेसिकली एक डोमेन पे रजिस्टर्ड है। अब इन्होंने go.org जो था वो पहले ही कहीं और रजिस्टर्ड था। अब इन्होंने क्या कर दिया, फिर उसके बाद इन्होंने सर्च किया कि golang.org अवेलेबल है, अगर है तो वो हम खरीद लेते हैं और उसके ऊपर हमारी डॉक्यूमेंटेशन है जो वो डाल देते हैं। तो गाइस गोलैंग जो .org जो था वो अवेलेबल था, तभी इन्होंने इसका नाम गोलैंग रख दिया है। अब गो जो था वो बेसिकली गूगल का प्रोडक्ट था, तो इसीलिए इन्होंने इसका नाम शॉर्ट फॉर्म गो भी रख दिया। अब गो जो है वो गोलैंग जो है वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड है। गो मतलब उनका प्रोडक्ट, उनकी लैंग्वेज, लैंग्वेज का शॉर्ट फॉर्म लैंग, इसीलिए इनको कंबाइन करके गोलैंग इसका नाम बना दिया गया है। अब गोलैंग बनी क्यों वो मैंने आपको बता दिया कि उनके सर्वर्स का जो लोड था वो इतना ज्यादा बढ़ रहा था दिन ब दिन, उनको हैंडल करने के लिए उनको कोई ऐसी लाइट वेट लैंग्वेज चाहिए थी जो कि कंकरेंसी भी प्रोवाइड करे। कंकरेंसी मतलब थ्रेड्स के ऊपर काम करे, जो प्रोसेसेस इंडिपेंडेंटली रन कर सकते हैं, उनके ऊपर मतलब हम उन चीजें डेवलप कर सकें और अपना सिस्टम चला सकें। तो इसीलिए गो को बनाया गया था। ये एक सिंटैक्स ईजी होता है, इसको सीखना इजी रहता है, एंड ये फास्ट होती है एज कम्पेयर टू पाइथन, जावा एंड अदर लैंग्वेजेस। तो इसीलिए ये बनाई गई थी। इसका पर्पस क्या था वो भी मैंने बता दिया। कंपैरिजन जो है क्या, ये जो सबसे पहले जो मैं भी इसके एडवांटेज बताता हूँ, एडवांटेज जान के आप इसका कंपैरिजन अदर लैंग्वेजेस के साथ कर सकते हैं। जो पहली एडवांटेज है वो है गाइज ये फ्लेक्सिबल है, मतलब इसको ये क्या है, सिंपल है और इजी टू लर्न है। दूसरा क्या है कि इसमें जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है वो बेसिकली इतनी ज्यादा इजी है कि आप जैसे ऐसे करके भी कॉलन इक्वल टू लगा के भी आप वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। ये कंकरेंसी को सपोर्ट करता है। आप कंकरेंसी क्या होते हैं, मतलब मल्टीपल प्रोसेसेस को मतलब कंकरेंटली रन करना, ये उसको भी सपोर्ट करता है। इसकी क्विक आउटकम होती है, मतलब ये फास्ट होती है। ये कुछ लाइब्रेरीज को भी प्रोवाइड करता है। इसके लिए इस लैंग्वेज के अंदर बेसिकली आपको इनबिल्ट जो गार्बेज कलेक्टर है वो भी मिल जाता है। तो कई इंटरफेसेस को इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। परफॉर्मेंस है वो भी इसकी जो है वो बहुत मतलब अच्छी है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। सिंप्लिसिटी है इसके अंदर, एंड गार्बेज कलेक्शन जैसे मैंने अभी बताया, और स्टैटिक टाइप भी मैंने अभी एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो गाइस ये था इसकी एडवांटेजेस, इसका कंपैरिजन टू अदर लैंग्वेजेस। अब देखो गाइस कोई भी चीज है उसके एडवांटेजेस हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे ही होंगे। तो गाइस डिसएडवांटेजेस क्या है, ये जेनरिक्स को सपोर्ट नहीं करता। अब जेनरिक्स क्या होते हैं, बेसिकली मान लो कि आप लोग किसी भी डेटा टाइप को किसी डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो मतलब हम जेनरिक्स को क्या बोलें कि जेनरिक मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा फंक्शन या कोई ऐसा पीस ऑफ कोड जो कुछ भी एक्सेप्ट करे, जो हम आउटकम चाहते हैं वो उसके अंदर उसको कन्वर्ट करके दे दे। ठीक है गाइस, तो ऐसा जेनरिक को ये सपोर्ट नहीं करता। बट ये 1.20 जो करंट वर्जन अभी आया है, लेटेस्ट अपडेट, उसके अंदर ये चीज वो सपोर्ट करता है। मतलब ये 1.18 के अंदर सपोर्ट करने लग गया था, मतलब 1.20 अभी करंट वर्जन चल रहा है, तो मैं वो सिर्फ आपको बता रहा था। तो इसके अंदर जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स हैं जो वो नहीं इसके अंदर हैं। ठीक है गाइज, इसके अंदर कुछ लाइब्रेरीज हैं लाइक यूआई टूल्स, वो मिसिंग हैं। तो गाइज ये थे इसके डिसएडवांटेजेस, मैंने एडवांटेजेस भी बता दिए। ये क्या लैंग्वेज है,
ये इसका कंपैरिजन अदर लैंग्वेजेस के साथ क्या है, ये फास्ट क्यों है। आई होप के गोलैंग की हिस्ट्री जो आप लोगों को क्लियर होगी। तो अभी हम मूव करते हैं वर्क स्पेस की तरफ। बेसिकली ये इंटरव्यू लेवल का क्वेश्चन भी बन सकता है, क्योंकि जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो पूछते हैं कि वर्क स्पेस क्या होता है गोलैंग का, तो उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। पीकेजी, एसआरसी एंड बिन, ये 3 टाइप के फोल्डर्स होते हैं गाइस। इसके अंदर ही हमारा गोलैंग का कोड, बाइनरीज, पैकेजेस, सारा कुछ इसके अंदर होता है। तो हम इसको सिक्वेंशली डिस्कस करेंगे। पहले हम पीकेजी के बारे में बात करते हैं। पीकेजी के अंदर क्या होता है, हमारे पैकेजेस होते हैं। इसमें पैकेजेस मैनेजर जो होते हैं वो पैकेजेस जितने भी इंस्टॉल करते हैं, लाइक यहाँ पे 2 टाइप के पैकेज मैनेजर आपको मिल जाएंगे, डेप DEP एंड दूसरा क्या है, मॉड। ये 2 पैकेज मैनेजर हैं। ये आपको जितने भी ये पैकेज इंस्टॉल करेंगे वो सारे पीकेजी फोल्डर के अंदर आ जाएंगे। एसआरसी के अंदर क्या आएगा, जो आप कोड लिखते हो, जितना भी आप प्रोग्राम्स लिखते हो, जितने भी आप एप्लीकेशंस बनाओगे, वो सारी किसके अंदर आएंगी, एसआरसी के अंदर आएंगी। एंड जो बिन है, बिन बेसिकली वो नाम से भी हमें क्लियर हो रहा है कि बाइनरी है, मतलब इसके अंदर जितने बाइनरीज होंगे, एग्जीक्यूटेबल कमांड्स होगी, वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी। बेसिकली हमें जो क्रिएट करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा एसआरसी। एसआरसी के बाद बाइनरी है जो वो अपने आप क्रिएट हो जाएगा जब भी आप गो इंस्टॉल कमांड जो है वो रन करोगे। पीकेजी भी है, जब वो अपने आप क्रिएट हो जाएगा जब भी आप किसी भी डिपेंडेंसी मैनेजर से आप कोई भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हो। आशा करता हूँ आप लोगों को जो वर्क स्पेस है वो भी क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने कीवर्ड्स की तरफ। हाँ जी गाइस, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। हम अपने कीवर्ड्स की तरफ मूव ऑन कर चुके हैं। गोलैंग के अंदर 25 जो होते हैं कीवर्ड्स होते हैं, तो उसके बारे में मैं अभी सारे लाइन वाइज लाइन डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को जो ये कीवर्ड्स हैं ये पता चल सकें कि कीवर्ड्स होते क्या हैं। कीवर्ड्स बेसिकली वो एक रिजर्व वर्ड होता है जो कि हर लैंग्वेज के द्वारा लिया जाता है। तो ऐसे ही गोलैंग के अंदर जो है 25 हैं। ब्रेक कीवर्ड क्या करता है, ये कुछ डेवलपर्स को पता भी होगा कि ब्रेक क्या होता है। बेसिकली अगर किसी भी लूप को हमने किसी भी आइटरेशन को खत्म करना हो, किसी भी लूप को ब्रेक करना हो, तो उसके लिए ब्रेक स्टेटमेंट है जो वो यूज किया जाता है। डिफॉल्ट क्या है, ये स्विच केस के अंदर यूज किया जाता है, सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर भी यूज किया जाता है। तो डिफॉल्ट केसेस के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली जब भी कोई स्विच केस के अंदर या सिलेक्ट के केसेस एग्जीक्यूट नहीं होते तो डिफॉल्ट केस जो है वो एग्जीक्यूट होता है। फंक एक कीवर्ड है जो फंक्शंस डिक्लेरेशन के लिए जरूरी होता है। इंटरफेसिस इसमें एक एज ए डाटा टाइप भी यूज किया जाता है, एंड ये एज ए टाइप भी यूज किया जाता है जिसके अंदर हम अपनी पॉलीमॉर्फिज्म भी कवर कर सकते हैं। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कीवर्ड की तरफ, जो कि है सिलेक्ट। ये एक स्टेटमेंट है जो कि गो रूटीन्स के कम्युनिकेशन के बीच में मतलब डील करता है, जब उसकी चाहे मतलब रिसीविंग हो चाहे सेंडिंग हो। तो ये बेसिकली स्विच केस के जैसे सिमिलर है, इसके अंदर भी केसेस लिखते हैं। आगे मैं बात करता हूँ केसेस जो होते हैं वो स्विच केस के अंदर या सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर केसेस डिक्लेरेशन के लिए हमें केस कीवर्ड है जो वो यूज करना पड़ता है। डेफर एक कीवर्ड है जो कि डिले करता है एग्जीक्यूशन किसी भी फंक्शन कॉलिंग की या किसी भी स्टेटमेंट की, जब तक कोई नियर बाय फंक्शन जो है वो रिटर्न नहीं कर देता। अब आगे में जो है वो गो कीवर्ड है। गो कीवर्ड किसके लिए होता है, थ्रेड्स के लिए होता है। जब भी आपको कंकरेंसी अचीव करनी हो गोलैंग के अंदर, जब भी आपको गो का सबसे पावरफुल फीचर है जो वो अचीव करना हो, तो वो गो कीवर्ड से होता है। एंड आगे जो कीवर्ड है वो है मैप। मैप क्या होता है कि एक डेटा टाइप ही मान लो, इसके जरिए हम मैप्स जो हैं मतलब हैश मैप्स जो हैं वो डिक्लेयर कर सकते हैं। की वैल्यू पेयरिंग के लिए यूज होता है। इसमें लुकअप्स जो होता है, अपडेट होता है, डिलीट होता है, ये जो ऑपरेशंस होते हैं ये बड़े फास्ट हम अचीव कर सकते हैं। तो आगे जो कीवर्ड है वो है स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट बेसिकली हमारा जब भी ये बेसिकली क्या होता है, यूजर डिफाइंड एक मतलब हम कह सकते हैं कि एक स्टोरेज होता है जिसके अंदर कलेक्शन होती है डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स की। लाइक आप उसके अंदर स्ट्रिंग भी ले सकते हो, इंटीजर भी ले सकते हो और भी डेटा टाइप ले सकते हो। CHAN ये कीवर्ड है चैनल्स के लिए। ये बेसिकली जब भी आप मल्टीपल गोरूटीन्स इंप्लीमेंट कर रहे होगे तो उनके बीच में मैसेज पासेजिंग के लिए आपको चैनल जो है वो यूज करने पड़ेंगे। एल्स क्या होता है कि इफ एल्स जो लेटर होती है या इफ एल्स जो केसेस होते हैं, जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, उसके बीच में ये एल्स जो है हमारा कीवर्ड होता है जिसके अंदर हमारा एल्स केस जो होता है वो लिखा जाता है। गो टू एक स्टेटमेंट है जब भी हमें मतलब जब भी कंपाइलर को हमें ब्रेक करके किसी और स्टेटमेंट में डायरेक्ट लेके जाना हो, मतलब कि मान लो मेरी 10 लाइन का कोड था, मैंने 5th लाइन पे ये लिख दिया कि गो टू 9th स्टेटमेंट, तो वो जो है वो 4 लाइनें जो है वो स्किप करके आगे बढ़ जाएगा।
तो गाइज ये था गोटू का यूज केस के गोटू हम कैसे यूज कर सकते हैं। पैकेजेस के अंदर पैकेज जो है ये कीवर्ड है, इसके अंदर हम अपने पैकेजेस हैं जो वो इनिशियलाइज कर सकते हैं, लाइक पैकेज ABC, पैकेज मेन, पैकेज XYZ, कुछ भी। ठीक है गाइस, तो आगे मैं बढ़ता हूँ स्विच कीवर्ड की तरफ। ये बेसिकली स्विच स्टेटमेंट होती है जो उसकी डिक्लेरेशन के लिए होती है। हमने ऊपर डिफॉल्ट भी पढ़ा, केस भी पढ़ा, तो मतलब पूरा स्विच जो है वो हमने कवर कर लिया है यहाँ पे। कॉन्स्ट क्या होता है? कॉन्स्टेंट्स डिक्लेयर करने के लिए होते हैं। जब भी हमें कोई कॉन्स्टेंट्स डिक्लेयर करने होते हैं तो हम कॉन्स्ट कीवर्ड से करते हैं। फॉल थ्रू क्या है? एक स्टेटमेंट है। वो कौन सी स्टेटमेंट है? फॉल थ्रू बेसिकली जब भी हमें कोई भी स्विच केस के अंदर 2 कंसेक्यूटिवली केसेस जब एग्जीक्यूट करवाने होते हैं तब हम फॉल थ्रू स्टेटमेंट है जो वो यूज करते हैं। ये कीवर्ड हम तब यूज करते हैं। और ये बेसिकली इंटरव्यू लेवल का क्वेश्चन है। मान लो कि इंटरव्यूअर ये पूछता है कि मेरे को स्विच केस के अंदर 2 केसेज हैं जो उनके आउटपुट चाहिए जो कंसेक्यूटिवली हों, तो गाइज तब हम फॉल थ्रू जो स्टेटमेंट है वो यूज करते हैं। आगे मैं जब प्रोग्रामेटिकली आपको जब बता रहा हूँ स्विच स्टेटमेंट, तब मैं इसको यूज करके आप लोगों को बता दूंगा। तो आगे है इफ कीवर्ड। इफ बेसिकली इफ एल्स और इफ स्टेटमेंट के लिए यूज होता है, उसको डिक्लेयर करने के लिए, कंडीशन स्टेटमेंट डिक्लेयर करने के लिए यूज किया जाता है। रेंज होता है कि रेंज लूप के लिए डिक्लेयर किया जाता है। आगे आता है हमारा जो कीवर्ड वो है टाइप। टाइप जब भी हमें कोई न्यू टाइप की डिक्लेरेशन करनी हो, लाइक कोई टाइप बनाना हो, लाइक डेटा टाइप बनाना हो, तो तब हम ये टाइप यूज करते हैं। एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट तो बहुत लोगों को पता ही होगा, जब भी हमें कोई आइटरेशन है जो वो स्किप करवाना हो तब कंटिन्यू जो स्टेटमेंट है या कीवर्ड है वो यूज करते हैं। फॉर के साथ हम फॉर लूप को डिक्लेयर कर सकते हैं। इंपोर्ट के साथ हम जब भी कोई पैकेज को इंपोर्ट करना हो तब हम इंपोर्ट कीवर्ड है वो यूज करते हैं। रिटर्न के साथ क्या होता है? जब भी कोई फंक्शन से हमें कोई वेरिएबल या कोई भी डेटा को रिटर्न करवाना हो तो तब हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हैं और रिटर्न कीवर्ड यूज करते हैं। वेर क्या है? जब भी हमें कोई वेर कीवर्ड मतलब डिक्लेयर करना हो, वेरिएबल डिक्लेयर करना हो, तब हम वेर जो कीवर्ड है वो यूज करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये 25 कीवर्ड्स हैं जो वो समझ में आ चुके होंगे। अगर किसी को नहीं समझ आए हैं तो भाई ध्यान से सुन लो, ताकि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ तो वो आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ। तो ये अभी वीडियो को पीछे लेके जाएं और समझें ध्यान से इनको। तो सारे कीवर्ड्स हैं जो मैं इसके अंदर, कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैं कवर करूंगा जो प्रोग्रामेटिकली यूज के लिए। तो अभी हम बढ़ते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं गोलैंग के अंदर, तो उसके बारे में बात करेंगे। उसी के साथ साथ जो हम ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशन ऑपरेटर्स होते हैं जो, तो वो भी हम इसी के बीच में कवर कर लेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स जो हैं वो डिक्लेयर किए हैं, अलग अलग टाइप्स के कांस्टेंट हैं वो भी डिक्लेयर किए हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं वेर कीवर्ड के साथ एक मैंने वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किया है। तो इसका सिंटेक्स ये है, वेर कीवर्ड के साथ वेरिएबल का नाम, मतलब बेसिकली हमें यहाँ पे नामकरण करना है। एंड वो किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, इंटरफेस टाइप का है, किस टाइप का है, तो वो हमने यहाँ पे दे दिया। ये होगा इसका सिंटेक्स। एंड उसके बाद उसी वेरिएबल नेम के अंदर हमने एक वेरिएबल जो वैल्यू है वो डाल दी। इसके अंदर मैंने 10 डाली है। अगर मैं इस चीज को नहीं लिखता हूं तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू आएगी इंट की वो आएगी 0। तो ऐसे ही मैंने एक शॉर्ट हैंड मेथड है जो गोलैंग के अंदर, तो मैंने वो भी यूज करके यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। उसको हमने कैसे डिक्लेयर किया है? यहाँ पे क्या है कि हमने वेरिएबल नेम देना पड़ता है, जो हमें बेसिकली यहाँ पे नामकरण किया था वही यहाँ पे करना है। एंड कॉलन के साथ कॉलन इक्वल टू, यहाँ पे मैंने कॉलन इक्वल टू यूज किया, इस ध्यान दें। तो उसके बाद मैंने एक वैल्यू असाइन किया एंड उसके ये वैल्यू असाइन हो चुकी है। ये डायनामिक वैल्यू असाइन कहते हैं इसको। जब ये कंपाइल करेगा, जब ये जो मतलब प्रोग्राम है जब ये कंपाइल करेगा तो जो कंपाइलर होगा वो क्या करेगा, इसके अंदर ऑटोमेटिक इंटीजर जो वैल्यू होगी वो असाइन कर देगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइस आगे जो मैं बढ़ रहा हूँ तो वो है कि इसको मैंने प्रिंट करवाया हुआ है एंड उसके बाद मैंने कांस्टेंट है जो वो डिक्लेयर किया हुआ है एंड उसको यहाँ पे प्रिंट करवाया हुआ है। चलिए हम बढ़ते हैं इसके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की तरफ। इसको रन करने के लिए जैसे कि मैंने प्रीवियस कमांड में बोला था, गो रन main.go, अगर सिंगल फाइल को आपको रन करना है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसको कमेंट कर दिया था एंड जो बाय डिफॉल्ट जो इंटीजर की वैल्यू है वो क्या है 0 एंड उसके बाद सेकंड को क्या असाइन किया था हमने 10, तो वही यहाँ पे प्रिंट हुआ है। कांस्टेंट के अंदर क्या था ADAS, तो वही यहाँ पे उसने प्रिंट कर दिया है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वेरिएबल्स के रिगार्डिंग जो क्लेरिफिकेशन है वो हो चुका होगा। अभी हम पढ़ते हैं कि डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने कुछ जो डेटा टाइप्स हैं वो लिस्ट डाउन किए हैं।
तो हम अभी उनको पढ़ते हैं। यहाँ पे इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, स्ट्रिंग होता है, बूल होता है, एरेज होते हैं, स्लाइसिस होते हैं, इंटरफेसिस होते हैं। तो गाइस बेसिक लेवल में आप लोग ये डेटा टाइप्स को यूज कर सकते हैं, इनके अंदर डेटा असाइन करके उनको प्रिंट करवा सकते हैं। तो अभी के लिए मैं जो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज होते हैं वो भी मैं लिख देता हूँ। हिंट की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है 0, फ्लोट की भी होती है 0, एंड उसके बाद जो हमारा स्ट्रिंग है वो क्या होता है, खाली, मतलब कि डबल कोट्स, निल नहीं होता है। एंड बुलियन की जो होती है बाय डिफॉल्ट वैल्यू वो क्या होती है, फॉल्स। एंड जो एरे क्या होता है वो क्या होता है, ऐसे मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में। स्लाइसिस का भी सेम होता है। एंड जो इंटरफेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, नल बाय डिफॉल्ट। ये सारी ये जो लिखे हैं बाय डिफॉल्ट वैल्यूज लिखी हैं इनकी, अगर हम कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हैं। तो वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड डेटा टाइप्स जो हैं वो आप लोगों को शायद लगता है क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी को नहीं हुए हैं तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकता है, ताकि मैं आप लोगों के जो डाउट हैं वो क्लियर कर दूं। अभी हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है कांस्टेंट्स, के कांस्टेंट्स क्या होते हैं। कांस्टेंट्स तो हमने बता दिया कि कांस्टेंट होते क्या हैं। मल्टीपल कांस्टेंट अगर डिक्लेयर करने हो किसी को, अब कांस्टेंट हमने एक टाइप तो देख लिया यहाँ पे, बट एक चीज आपको यहाँ पे और बताना चाहता हूँ आयोटा के बारे में। तो यहाँ पे मान लो मेरा फर्स्ट है, एफ माने फर्स्ट, ओके। तो इसको मैं आयोटा जो वैल्यू है वो असाइन कर देता हूँ। देन उसके बाद जो मैं देता हूँ इसको सेकंड, एस माने सेकंड, टी माने थर्ड। तो ये 3 कांस्टेंट है मैंने जो असाइन मतलब यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिए हैं। एंड अगर मैं इनको प्रिंट करूँ, क्या था हमारा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो अगर इन कांस्टेंट्स की वैल्यू प्रिंट करूं तो गाइस वीडियो पॉज करें एंड आप लोग बताएं इसका क्या आंसर आएगा। उतने टाइम तक मैं प्रोग्राम को रन करता हूं। अरे ये क्या, इसने तो 0 1 2 दे दिया। तो गाइस यस, यही है इसका मैजिक। कांस्टेंट के अंदर जब भी हम आयोटा को वैल्यू असाइन करते हैं, मतलब मल्टीपल कांस्टेंट के अंदर जब हम वैल्यू आयोटा के साथ असाइन करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये जो इनिशियलाइज करता है ये 0 से करता है स्टार्ट, फर्स्ट एलिमेंट को। आगे फर्दर जो है ये एक एक इंक्रीमेंट करके वैल्यू असाइन करता जाता है। इसको हम इनम्स भी बोल सकते हैं, ये इनम्स ही हो गए हैं एक तरह के। अगर मान लो यहाँ पे मैं थर्ड, फोर्थ, एफ मतलब FOURTH, फोर्थ, यहाँ पे मान लो ये फोर्थ वैल्यू है, इसके अंदर मैं क्या दे देता हूँ, अगर मैं ये वैल्यू दे देता हूँ, तो वीडियो पॉज करें, अभी आप लोग बताएं इसका क्या आंसर आएगा। तब तक मैं इसका जो प्रिंट है वो करवा के देख लेता हूँ। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को अभी रन करूँ, अरे ये क्या, ये तो 97 आ गया। हाँ जी गाइस, तो यहाँ पे भी इसने जो है ये इसका रून मतलब अस्काई कोड जो वैल्यू है वो यहाँ पे उठा लिया है। तो ये था कांस्टेंट्स के रिगार्डिंग मैजिक। तो आशा करता हूँ आप लोगों को जो कांस्टेंट्स हैं वो अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। ये गाइस जो अभी मैंने कांस्टेंट्स बताए हैं ये बेसिकली इंटरव्यू लेवल का क्वेश्चन है, तो इसीलिए इसको ध्यान से समझ लें। नेक्स्ट जो है हमारा वो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स के। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं एंड गोलैंग के अंदर इसको कैसे लिखा जाता है। बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट्स को अगर मैं वन लाइन में समझाऊं, तो अगर मान लो कि आप लोगों के घर पे अगर कोई भी बंदा आपको ये बोल दे कि ये सामान ले आओ, तो आप उनके सामने कंडीशन रख देते हो ना कि अगर आप मेरे को इतने पैसे दोगे तो ही मैं सामान लेके आऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं लेके आऊंगा। तो वैसे ही इफ एल्स कंडीशन सेम एज इट इज वैसे ही है कि अगर आप इतने पैसे दोगे, मतलब इफ के अंदर आप अगर एक कंडीशन दोगे कि भी हाँ ये अगर कंडीशन मेरी फुलफिल होगी तो मैं ये लॉजिक रन करूंगा, अदरवाइज क्या होगा, मैं नहीं करूंगा, मतलब मैं नहीं जा रहा सामान लेने। तो वैसे ही ये भी एज इट इज ही है। अगर ये मेरी कंडीशन ट्रू होगी, मतलब मैंने यहाँ पे बोल दिया मेरे को 100 रुपया दो, तो इसने बोला ट्रू, ठीक है मैं दे रहा हूँ। तो अगर मैं इसको अभी रन करूँ, तो जैसा कि मैंने बोला था इफ केस जो है वो ट्रू मतलब रन हो जाएगा। अगर मैंने 50 रुपये ही दिए तो क्या आप काम नहीं करोगे, तो कौन सा केस चलेगा, मैं नहीं करूँगा, तो क्या चलेगा, एल्स केस चलेगा। तो ऐसे हम इसकी इफ एल्स के जो स्टेटमेंट्स हैं वो लिख सकते हैं। अभी हम इसका एक कंपैरिजन करवाते हैं। मान लो कि यहाँ पे मैं एक शॉर्ट हैंड मेथड जो है यहाँ पे वेरिएबल जो है डिक्लेयर कर लेता हूँ और इसका जो है कंपैरिजन करवाता हूँ। ये अभी मैंने बूल के साथ करवाया था, तो अभी हम इसको किसके साथ करवाया, इंटीजर वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे मैंने क्या ऑपरेटर यूज किया, डबल इक्वल टू। डबल इक्वल टू का क्या मतलब है कि कंपैरिजन करवा रहा है कि वो
जो फर्स्ट है वो इक्वल इक्वल टू है 10 के नहीं, मतलब कि हम यहाँ पे फाइनलाइज कर रहे हैं स्टेटमेंट को, तो या वो इक्वल टू था तो उसने वो ये चीज़ जो है वो प्रिंट करवा दी। तो यहाँ पे भी अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, मैंने बोला था मेरे को 10 रुपए दो तभी मैं ये काम करूँगा, नहीं मैं नहीं करूँगा, तो हमने इसको 10 रुपए दे दिए हैं तो वो काम कर रहा है। अगर मैंने इसको कम करके 9 कर दिया, सॉरी 0 ही हो गया था, 9 कर दिया, तो वो क्या है, मैं काम नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि मेरी जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं हुई। तो ऐसे ही, तो ये था कंपैरिजन मतलब इक्वल डबल इक्वल टू के साथ। अगर मैं मान लो मैं बोलूँ मेरे को 10 नहीं चाहिए, ज़्यादा दे दो या कम दे दो, तो मेरे को 9 दिए थे, ठीक है मेरे को कम दिए तो मैंने कर दिया काम। इफ़ जो केस है हमारा वो ट्रू हो चुका है। अगर मैं इसको दूं कि भी हाँ भी मैं 11 दूं, मतलब उसको 11 रुपए दे दिए, तो भी मैं कर दूंगा। मतलब मैंने बोल दिया कि मेरे को 10 से 10 नहीं चाहिए, बाकी जो मर्जी दो, ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। अब मैं बोलूँ कि मेरे को 10 तो चाहिए, 10 से ज़्यादा कितने मर्जी दो, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ठीक है, मैंने 10 से क्या दिए थे उसको, 11 रुपए दिए थे, तो उसने वो काम कर दिया। अगर मैं इसी केस में अगर 9 दूं तो वो जो है वो मेरा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये कंडीशन जो है यहाँ पे फॉल्स करवा दी है। तो वो क्या बोल रहा है कि मैं तो नहीं करूँगा अब काम, क्यों, मेरे को तो 9 रुपए मिल रहे हैं, मेरे को क्या बन रहा है उसमें। तो आशा करता हूँ आपको ये इफ एल्स कंडीशन है ये भी समझ में आ चुकी होगी। अब गाइज अब अगर आप लोगों को इफ एल्स कंडीशन मतलब लेडर बनाना है इसके अंदर, तो वो आप कैसे बनाओगे? इफ के बाद एल्स इफ के अंदर कोई कंडीशन पास करनी पड़ेगी, देन आपका आएगा एल्स केस, ठीक है गाइस। अब इफ एल्स के अंदर मैं क्या पास करूं? यहाँ पे तो मैंने बताया कि अगर मेरे को 10 रुपए से ज़्यादा नहीं तो मैं काम नहीं करूँगा। तो मेरा भाई भी था, वो बोलता ठीक है मेरे को कोई बात नहीं, तुम मत करो, मेरे को 10 से कम भी दोगे तो भी मैं काम कर दूंगा। तो इसके अंदर मैं क्या दूंगा, मेरे को 10 से कम ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर दूंगा काम, मैं आपके जैसा नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैं इफ एल्स के अंदर आ गया, एंड एल्स केस के अंदर मैं लिख देता हूँ कोई स्टेटमेंट को ताकि हमें पता चले। अगर मैं अभी प्रोग्राम को रन करता हूँ तो मेरे को क्या कहता है, इफ एल्स केस, मतलब क्या, मेरे छोटे भाई ने मेरा काम जो है वो कर दिया। तो आशा करता हूँ आप लोगों को इफ एल्स लेटर है जो वो क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आपका मोस्ट वेलकम है। आप वहाँ पे अपने डाउट्स हैं जो वो शेयर कीजिए ताकि मैं आप लोगों को वो चीज जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर पाऊँ। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने फॉर लूप्स की तरफ। इसमें कितने टाइप के फॉर लूप्स होते हैं इसमें गाइस? बेसिकली जो हम सी में यूज़ करते थे, एक तो वो होता है मतलब कौन सा, आई इक्वल टू 0 कॉलन आई लेस देन है वो 10 से होना चाहिए। आई जो है वो यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, मतलब आप माइनस माइनस भी लगा सकते हो, प्लस प्लस भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आई है जो वो उसको 0 से इनिशियलाइज करवा रहा हूँ, एंड जो आई है वो मैं बता रहा हूँ उसको कि ये 10 से 1 कम तक चले, एंड आई प्लस प्लस, मतलब कि हर आइट्रेशन पे वो क्या है, वैल्यू को एक एक इंक्रीमेंट करता जाए। तो अगर मैं इसकी आउटपुट अब अगर मैं प्रिंट करवाऊं तो क्या आएगा? अब मैं ऊपर वाला जो कोड है वो अभी के लिए कमेंट आउट कर रहा हूं ताकि आप लोग जो हैं आउटपुट में पजल ना हो। मैं नहीं चाहता जो आप बच्चे हैं वो पजल हो जाएं। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को अभी रन करूं तो क्या मेरा आउटपुट आएगा, सॉरी। तो आप लोग देख सकते हैं जैसा मैंने बोला था 0 से स्टार्ट हुआ, मतलब आई जो है हमने इनिशियलाइज 0 से किया था, तो ऑब्वियसली बात है 0 आएगा, और वो 10 से 1 कम तक रन हुआ, एंड हर आइट्रेशन पे उसने एक एक वैल्यू है जो उसका बढ़ा दिया। तो ये था फर्स्ट फॉर लूप। अब दूसरी जो फॉर लूप है वो क्या है, फॉर रेंज लूप। अब इसके अंदर क्या था, की एंड वैल्यूज के अंदर जो है हमारी इसमें वैल्यूज आती हैं। अब मान लो ये बेसिकली स्लाइसिस, एरेज, इनके ऊपर चीज़ें चलती हैं, मैप्स के ऊपर। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए आपके सामने जो है एक एरे डिक्लेयर कर लेता हूँ। ये इसके अंदर 10 एलिमेंट होंगे, ये इंट टाइप का होगा, इंट टाइप का एरे है, एंड उसके अंदर एलिमेंट मैं क्या दूंगा 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ऐसे समथिंग कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मैं ए के ऊपर ये रेंज लूप है वो रन करूँगा, एंड यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा कि के अंदर आएगा मेरा इंडेक्स जो इस एरे का इंडेक्स है, एंड जो वी है उस इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू के कॉमा वी।
अगर मैं इसको अभी रन करूं तो जैसा कि मैंने बोला था, 0 इंडेक्स पे हमारा क्या पड़ा है, 1 पड़ा है, 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा है, 2 पड़ा है, 2 इंडेक्स पे क्या पड़ा है, 3 पड़ा है। तो ऐसे करके मतलब आगे इसने एलिमेंट्स हैं जो वो प्रिंट करवा दिए हैं। तो आशा करता हूँ आपको रेंज लूप भी है जो वो कंफर्म हो गया होगा कि कैसे इसमें अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो अगर यहाँ पे हमने एरेज भी हैं जो वो भी कवर कर लिए हैं। जो एरेज हैं गोलैंग के अंदर ऐसे डिक्लेयर किए जाते हैं एंड उसको ऐसे यूज़ किया जाता है। तो जिन लोगों को एरेज के बारे में नहीं पता है, तो गाइज ये एरेज क्या होता है, मल्टीपल कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा होते हैं। सिमिलर टाइप ऑफ का क्या मतलब है, यहाँ पे मैंने इंटीजर बोला कि एरे जो होगा वो इंटीजर टाइप का होगा, तो ठीक है मैं इंटीजर ही साइन कर रहा हूँ। अगर मैं इसके अंदर मान लो कोई स्ट्रिंग वैल्यू साइन कर दूँ तो वो मेरे को एरर देगा कि ये जो एरे है वो इंटीजर टाइप का है, स्ट्रिंग का टाइप का जो है वो नहीं है। एंड इसके अंदर क्या होता है, लिमिट होती है सेम एज इट इज। एक और इसमें पावरफुल जो है एरेज होते हैं जिनको हम बेसिकली स्लाइसिस बोलते हैं। उनके अंदर क्या होता है कि हम जो है ये लिमिट जो थी एरे के अंदर वो पास नहीं करते हैं। ये डायनेमिक लिमिट के होते हैं, इसके अंदर हमें ये जो लिमिट होती है वो पास करने की नीड नहीं है। तो अगर मैं इसकी अभी आउटपुट प्रिंट कराऊं तो आप लोग देख सकते हैं सेम आउटपुट में कोई फर्क नहीं आया है। क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर जो स्लाइसिस यूज किए हुए हैं। तो अगर मैं अभी बात करूं नेक्स्ट लूप की, हम इसके अंदर वाइल लूप है वो कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो गाइस इसके लिए भी मेरे पास एक है चीज़ आपके लिए। हमने यहाँ पे बोल दिया जो v है वो कहाँ से स्टार्ट हो, 0 से स्टार्ट हो। एंड जो फॉर लूप है वो क्या है कि उसकी हमें कंडीशन देनी पड़ेगी। सिंटैक्स वही रहेगा, बस इसमें के अंदर हम सिर्फ जो कंडीशन है वो देंगे। जो v है वो क्या है, 10 से कम तक चले। एंड जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है वो क्या करेंगे हम v++ लूप के अंदर करेंगे। और एक कंडीशन लगा देंगे यहाँ पे v जो है, मतलब कंडीशन लगाने की सॉरी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिक जो है वो हमने यहाँ पे दे ही दिया है। तो इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं। एंड यहाँ पे हमने v को प्रिंट करवा लिया है। प्रिंट करवाने के बाद जो है ये इंक्रीमेंट कर दे, अदरवाइज नहीं ये पहले इंक्रीमेंट कर देगा। तो आप लोग यहाँ पे आउटपुट दे सकते हैं। 0 से इसने स्टार्ट किया, देन ये गया 10 से 1 कम तक। आफ्टर प्रिंटिंग द वैल्यू देन उसने क्या कर दिया, उसका इंक्रीमेंट कर दिया। अब कई बोलेंगे कि आपने इसको नीचे क्यों कर दिया अभी। ठीक है भाई मैं ऊपर कर देता हूँ, कोई दिक्कत ना है। तो अभी क्या हो गया, जो मेरी वैल्यू थी v की वो क्या थी, 0 थी। अब लूप के अंदर आया, उसने पहले क्या किया, कंडीशन मतलब हमारी जो कंडीशन है वो फुलफिल कर रहा है। ठीक है यहाँ तक समझ आता है। जैसे ही यहाँ पे 0 आया मैंने उसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। मतलब क्या, 0 था, 0 को मैंने बोला भी एक इसके अंदर ऐड कर दो। ठीक है उसने 1 कर दिया, तो मेरा प्रिंट क्या होगा, 1 ही होगा ना। तो यहाँ पे मेरी जो लूप है वो क्या चलेगी, 10 तक चलेगी। जब ये v की वैल्यू 10 हो जाएगी तब ये जो है ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, तब ये नहीं चलेगा। तो गाइस ये थी इसकी मतलब लूपिंग स्टेटमेंट्स जो हैं यहाँ पे कवर हो चुकी हैं। तो अभी जो हम कवर करेंगे वो है स्विच केस के। स्विच केस जो है वो हम गोलैंग के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यस गाइस ये वही स्विच केसेस हैं जो हमने कीवर्ड्स के अंदर पढ़ा था। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सप्रेशन आएगा एंड यहाँ पे कंडीशन एंड केस आएगा, मतलब केसेस आएंगे। देन एक डिफॉल्ट जो केस रहेगा वो आएगा। तो एक्सप्रेशन के अंदर मैं पास कर देता हूँ 1 एंड जो केस है उसके अंदर भी पास कर देता हूँ 1। हम अभी इसको मैनिपुलेट करके देखेंगे। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट करवाया कि केस 1 के अंदर है ये। एंड डिफॉल्ट के अंदर क्या करा देते हैं हम, डिफॉल्ट केस प्रिंट। तो ये गाइस अगर मैं इसको अभी रन करूं, ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करूं तो ऑब्वियसली बात है क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन के अंदर क्या डाला था 1 एंड केस जो है वो 1 है एंड उसने अपनी वैल्यू जो है वो ट्रू कर दिया है। अब सिमिलर मेरे पास मल्टीपल केसेस हैं लाइक केस 2 एंड यहाँ पे जो आउटपुट आएगी वो भी आएगी किसकी, केस 2। एंड अगर मैं जो एक्सप्रेशन है उसको 3 पास कर देता हूँ
तो मेरा क्या चलेगा, डिफ़ॉल्ट केस चलेगा, क्योंकि इसके अंदर वो केस है ही नहीं है। अगर केस नहीं है तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट केस लगाना बहुत ज़रूरी है। इसका रीज़न ये है कि जब आप लोग कोई मतलब बहुत टिपिकल लॉजिक पे काम कर रहे होते हो, उसके अंदर स्विच केसेस लगी हुई हैं, तो गाइज अगर आप डिफ़ॉल्ट केस नहीं यूज़ करेंगे तो आपके प्रोग्राम के अंदर एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डिफ़ॉल्ट केसेस जो होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं कोड को अनवेरेबिलिटी जो होती है उसको ओवरकम करने के लिए। ठीक है गाइज, अगर मान लो अब मेरे को फॉल थ्रू अगर यूज़ करना है, मतलब 2 कंसेक्यूटिव जो केसेस हैं वो प्रिंट करवाने हैं, तो मैं कैसे करवाऊँगा। यहाँ पे मैंने फॉल थ्रू लिखा हुआ है, इसको कॉपी कर लेते हैं एंड उसके बाद मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ। तो अब क्या प्रिंट होगा गाइस, बताएं। वीडियो को पॉज करें एंड आंसर बताएं। यस, केस 1 एंड केस 2। जिन लोगों ने यही सोचा था उसका आंसर राइट था, एंड जिन्होंने ये नहीं सोचा था तो मतलब आप लोगों ने जो कीवर्ड्स हैं वो कवर नहीं किए हैं, तो वीडियो को रिवर्स करें एंड कीवर्ड्स जो हैं वो एक बारी पढ़ लें। ये बहुत ज़रूरी हैं गाइस ये चीज़ें। ये इंटरव्यू लेवल का क्वेश्चन था। अगर इंटरव्यू ये पूछता है कि मेरे को 2 कंसेक्यूटिव केसेस जो हैं वो प्रिंट करवाने हैं तो मैं कैसे करवा सकता हूँ, तो आप लोगों को मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके बता दिया है, एंड आप लोग जो हैं वैसे ही उसको इम्प्लीमेंट करके बता सकते हैं। तो ये था हमारे स्विच केसेस के कॉरस्पॉन्डिंग के हम 2 कंसेक्यूटिव केसेस कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, स्विच केस के अंदर कैसे एक्सप्रेशंस को पास किया जाता है, एंड डिफॉल्ट केस क्या होता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और कवर करने वाला हूँ, वो है रिफ्लेक्ट टाइप। मतलब कि अगर आपको किसी डेटा का टाइप पता करना हो तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ किस टाइप का, वेर ए इक्वल इंटरफेस एंड ए जो है इक्वल टू कर देता हूँ 1, एंड यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं, वैल्यू के अंदर मैं यहाँ पे ए डॉट टाइप कर देता हूँ। अब वी के अंदर क्या आएगा, बेसिकली मेरा आएगा टाइप, कि वो किस टाइप का है। तो यहाँ पे मैं उसको कंपेयर करूँगा कि ये इंट टाइप का है, ये स्ट्रिंग टाइप का है, एंड अदर डेटा टाइप जो भी आप आगे यूज़ कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे मैं वी को भी प्रिंट करवा ही लेता हूँ ताकि आप लोग जो हैं वो देख सकें वी की क्या वैल्यू है। डिफ़ॉल्ट केस में कुछ नहीं आएगा। तो अब अगर मैं इसको रन करूँ, इसको रन करने से पहले मैं यहाँ पे जो है प्रिंट एफ लिख देता हूँ ताकि आप लोग ये पता कर पाएँ कि वो वैल्यू किस टाइप का है। यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा %t। तो इसके अंदर %t के अंदर क्या आ जाएगा, मेरी टाइप आ जाएगी उसकी कि वो किस टाइप का है। तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ %t एंड इसको कर देता हूँ फॉर्मेट, मतलब प्रिंट एफ मतलब फॉर्मेट, किसी भी स्ट्रिंग को फॉर्मेट करना हो। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको /nb जो है वो भी लिख देता हूँ, \n। ये क्या करेगा, मेरा न्यू लाइन में ले आएगा। अगर अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो आप लोग देख सकते हैं जो मेरा केस था वो क्या हुआ 1, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है वो इंट टाइप का है। मतलब मैंने उसको इंटरफेस डिक्लेयर किया था, उसके अंदर क्या वैल्यू डाला, 1 डाला, एंड उसके बाद उसने उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो केस है वो यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। ऐसे ही मैं आगे केस, अगर मैं स्ट्रिंग का लूँ, इसी वेरिएबल को मैं अगर स्ट्रिंग कर दूँ तो एक केस 2 प्रिंट करवा दिया। अगर इसी को मैं आगे फ्लोट कर देता हूँ तो फ्लोट वाला केस है जो हमने लिए ही नहीं है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, डिफ़ॉल्ट केस को प्रिंट करेगा। तो अभी आप लोगों को समझ आ चुका है कि इंटरफेसेस क्या होते हैं। ये एक ऐसी टाइप की बकेट है जिसके अंदर हम कोई भी डेटा डालें, कोई भी डेटा टाइप डालें तो ये हर डेटा टाइप को एक्सेप्ट कर लेता है। तो अभी आपको ये भी पता चल गया कि टाइप कैसे चेक करते हैं, और ये जो मतलब इंटरफेसेस है उनका क्या यूजेज होता है, एंड स्विच केस के कॉरस्पॉन्डिंग हम टाइप्स को कैसे उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है केस एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को ये ट्यूटोरियल है ये समझ में आ चुका होगा। ये बेसिकली उन डेवलपर्स के लिए है जो गोलैंग को किक ऑफ करना चाहते हैं, मतलब स्टार्ट करना चाहते हैं। मैंने बिल्कुल एंड टू एंड चीज़ एक्सप्लेन की हुई है कि गोलैंग को चूज़ क्यों करें, कहाँ से गोलैंग को इंस्टॉल करना है, गोलैंग आई क्यों, ये सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। तो अगर किसी ने फिर भी नहीं सुनी होंगी तो वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग पे ले जाएं और एंड तक सुने, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं। एंड हो सकता है कि वो जो और ट्यूटोरियल वाले होंगे उन्होंने मे भी नहीं समझाया होगा। मैं किसी को बुरा या अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, बट हाँ मेरा ट्यूटोरियल जो होगा वो मेरे को इतना पता है कि मैं आप लोगों के साथ अपनी नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप लोग जो हैं वो बेस्ट
चीज़ें पाएँ। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अगर कोई डाउट हो तो भी कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार ऐसे ही बांटते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।